आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कि आईएमएफ का जो रिसेंट प्रोग्राम है पाकिस्तान के साथ, उसकी क्या बेसिक कंडीशंस हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी में। इसको समझने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि आईएमएफ का प्रोग्राम बेसिकली किस तरह एक्ट करता है, क्या कंडीशंस हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का जो एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि वो एक रेसिपी देता है हर कंट्री को कि जी आपने अगर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है तो आपके क्या तरीके हो सकते हैं। पहले हम वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो आईएमएफ का रीसेंट एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने अभी इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। उसमें एक सब्जेक्टिव एनालिसिस, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना है कि रीसेंट आईएमएफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तान ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ क्या रही, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हुआ। तो उसके अभी मेरे पास ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं है। वो जब मैं दोबारा अपने सेशन में जो नवंबर बैच होगा उसमें एक चीज तैयार करके करवाऊंगा, तो मैं पहले ही बता दूं कि वो चीज अभी तैयार नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेन इसकी कंडीशंस हैं, और उसके बाद जो एग्जिट स्ट्रेटजी है कि हम किस तरह आईएमएफ के ऊपर से रिलायंस को खत्म करें। और फिर उसके बाद एक केस स्टडी आपके साथ शेयर की जाएगी, और ये आज का हमारा आईएमएफ का टॉपिक होगा। उसके बाद इफ टाइम अलाउज हम मिडिल ईस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और मिडिल ईस्ट का टॉपिक हम आज अगर स्टार्ट किया तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आईएमएफ एंड पाकिस्तान। अब अगर आपको आईएमएफ के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ कैसे क्रिएट हुई, इसका क्या पर्पस था, और इसका एक जो मेथडोलॉजी है, किस तरह ये एक्ट करती है। अब वी नीड टू गो बैक टू वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन इट वाज फिनिश्ड। तो आपके सामने जो डेवस्टेशन थी, इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप वाज डेवस्टेटेड, एंड जो मेजर आपकी इकोनॉमीज थी, जापान, इट वाज डिस्ट्रॉयड। आपकी जो मेजर इंजन्स थे ग्रोथ के यूरोप के अंदर, which were France and Germany, they were completely destroyed by this war. UK, England, which was the empire at that time, it was in decline क्योंकि उसका बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो गई थी वॉर के ऊपर। There was only one economy in the world which was thriving, and that was USA. तो यूएसए ने कन्वीन की, अंडर यूएसए और बाकी उसके अलाइड कंट्रीज के साथ एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, और उसमें 44 नेशंस जो हैं वो अटेंड करती हैं इस कॉन्फ्रेंस को। अब इस कॉन्फ्रेंस में वो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इकोनॉमिक रिवाइवल लेके आए अपनी कंट्रीज का, और किस तरह हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि काफी ज्यादा डेवस्टेशन हुई हुई थी। उसमें फिर उन्होंने दो मेजर जो है वो अकम्पलिशमेंट का जिक्र किया। दो मेजर जो है वहां से आपके सामने टूल्स निकल के सामने आते हैं, इंस्टीट्यूशन सामने आते हैं। एक आपका आईएमएफ था, और दूसरा जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का क्या प्रोग्राम था, क्या फंक्शन था, और वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन था। आईएमएफ को कहा गया कि ये सबसे पहले सर्विलियंस करेगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स जो है वो, जिस तरह आईएमएफ की आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं कि जी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है ये भी मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ही अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स देता है। पहला ये काम कहा गया इसको। दूसरा इसको काम कहा गया कि ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अपने इकोनॉमिक इश्यूज वाले लेक्चर में। अब बेसिकली इसका काम क्या था कि जो मेंबर कंट्रीज, यानी ऐसी कंट्रीज जो कि ब्रिटेन वुड के अंदर थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो उसका स्कोप था एनहांस किया गया, उसके अंदर अदर कंट्रीज ऐड हुए। तो अपनी मेंबर कंट्रीज को उसने क्या प्रोवाइड करनी थी, एक बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी अगर उनको इस तरह का मसला है इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करने के लिए, जो कि डॉलर थी, तो तब आईएमएफ उनको क्या करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एंड थर्ड, the IMF also provided member countries with technical assistance and training of the officers involved in policy making in Ministry of Finance and this. तो इसका थर्ड काम था बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट काम था आईएमएफ का, वो ये काम था सेकंड के बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये अपने कंट्रीज की हेल्प करेगी, और इस वजह से इसको कहा गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर वही जो उधार मांगता है, ऑफ लास्ट रिजोर्ट, इसका मतलब है कि व्हेन यू हैव नो वे टू गो, आईएमएफ विल हेल्प यू।
और इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक बनाई गई उसका पर्पस क्या था? वर्ल्ड बैंक का पर्पस था कि जो एक्शन होनी थी अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें डेवलपमेंट होनी थी, तो इस वर्ल्ड बैंक बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, तो इसका पर्पस डेवलपमेंट रिलेटेड था। आईएमएफ का पर्पस था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें कंट्रीज की, और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस आपके ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिश होते हैं, और अगर आप देखें तो ये वही कंट्रीज थी जो कि आपका वेस्टर्न कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये वेस्टर्न लेड ब्लॉक ने इस दो इंस्टीट्यूशंस को बनाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आईएमएफ वर्क कैसे करती है। आईएमएफ का जो सेकंड एक प्रिंसिपल आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इट इज बेसिकली अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, एंड द पर्पस ऑफ लेंडर उधार देने वाला, मतलब जो आपको कर्जा देता है। अब आईएमएफ का पर्पस क्या है? इट इज टू सपोर्ट कंट्रीज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को समझने के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है। जो उसका एक्सटर्नल अकाउंट है कि जब उसके पास एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए उसके पास इतने रिसोर्सेज ना हो। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंट्री इज हैविंग टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ $10 बिलियन, और उसका जो उस 3 महीने के जो बिल है, इंपोर्ट बिल, दैट इज स्टैंडिंग एट $30 बिलियन, तो वो कैसे पूरा करेगा? इट हैज ओनली $10 बिलियन और उसने $30 बिलियन पे करने। तो नाउ वी आर हैविंग कि हमारा जो उस कंट्री का क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है। तो इस मसले को रिजोल्व करने के लिए वो जाता है आईएमएफ के पास, और आईएमएफ उसको एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देता है। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है, आपको जैसे आप डॉक्टर के पास आते हैं, एक ऐसे जैसे नीम हकीम के पास चले चले गए, जो क्वैक्स बैठे हुए हैं उनके पास चले गए, तो आप उनको कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, पता नहीं फ्लू हुआ है, तो सर दर्द सा हो रहा है, वो एक ही किस्म की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको दे देगा। वो नहीं देखेगा कि आपका पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपको कोई इस तरह की मेजर इश्यूज पहले रहे हैं या नहीं रहे, आपका जो है ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करेगा, या आपकी जो एक कंप्लीट एक फिजिकल चेकअप है वो नहीं होगा, आपको एक बनी बनाई दवाई दे देगा। तो ये दवाई जो है आईएमएफ प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को, बी दे डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, आर दे फ्रॉम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, वट एवर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे आर हैविंग, वट एवर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर हैविंग, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसकी एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फिक्स है और वो वही प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे उसकी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, क्या वो चीजें प्रोवाइड करता है। उसको समझने के लिए उसको कहते हैं, उस पॉलिसी उसकी प्रिस्क्रिप्शन को स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। आपने भी नाम सुना होगा कि आईएमएफ का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम आ गया है पाकिस्तान में लास्ट वीक, जो कि अभी वो हुआ, एग्री हुआ उस पर, और आपको फर्स्ट ट्रेंची जो है वो उसने इशू की। अब ये पॉलिसी क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी और ऑस्टेरिटी पॉलिसी। वो कहता है आप अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको हम आपके साथ मिलके आपको हम पैसे देंगे, लेकिन आप हमारी जो बनाई हुई दवाई है, हमारी जो बनाई हुई तरकीब है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसकी बनाई हुई तरकीब क्या है? अब अगर आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूं, वाई, वाई का मतलब है यहाँ पे आपकी जीडीपी ग्रोथ जो भी है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज एक्चुअली इक्वल टू, मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो आपके इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, या यहाँ पे आप कहें कि डिमांड जो है, इट इज इक्वल टू कितनी कंजप्शन हो रही है किसी भी इकोनॉमी में। लाइक अगर हमारी कंजप्शन ज्यादा है तो हमारी जीडीपी जो है वो ज्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी चीजों की। इन्वेस्टमेंट, कितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स हमारे कितने हैं। तो इससे आपकी मिलती है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको आप कहते हैं जीडीपी। अब ये एक आपको जीडीपी समझने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे 1+1=2 है, तो इसी तरह जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपकी कंजप्शन शामिल है, आपके मुल्क के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट शामिल है, आपके गवर्नमेंट की स्पेंडिंग शामिल है, और इसमें आपकी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? कितने आपने इंपोर्ट की और कितनी बाहर भेजी, नेट क्या बना उनका, मतलब रॉ मटेरियल आप मंगवाते हैं लेकिन फिनिश प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स इसके अंदर आ जाती हैं आपके जीडीपी के अंदर। अब आईएमएफ की जो
सॉरी, जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है, जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है, उसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आप अपना एक्सचेंज रेट जो है ना उसको फ्री फ्लोट कर दें। उसके बाद कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें। और उसके बाद कहता है कि फिस्कल पॉलिसी को टाइट करें। अब इसका क्या पर्पस है, क्या इम्पैक्ट होता है? पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्सचेंज रेट अगर फ्लेक्सिबल है या फ्लोटिंग है, उसका आईएमएफ की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन से क्या ताल्लुक है, उसका आपकी जीडीपी से क्या ताल्लुक है? किस तरह ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है उसको खत्म करने में, उसको कम करने में ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये आईएमएफ की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। तो ये चीज जो फर्स्ट मैंने मार्क की, किस तरह आपके एक्सचेंज रेट जो हम फ्लोटिंग, आप बात सुनेंगे अभी कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान जो है वो अपना डॉलर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट होगा, डिपेंडेंट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट पे। तो ये चीज क्या है, हु कैन एक्सप्लेन दिस थिंग? किसी को आइडिया हो? हसन जी, आप बताएं। सर, डॉलर फ्री फ्लोट का मतलब है कि हम लोग डिमांड और सप्लाई को नजर रखते हुए डॉलर की प्राइस को स्टेबल रखेंगे। मतलब कि हम लोग खुद आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जितनी हमारे पास इनकम आएगी। उसके मुताबिक आपकी स्पेंडिंग होगी। ठीक है जी, राफे आप बताएं। सर बस ये कहना था कि फ्लोटिंग में ये होता है कि आप मार्केट को, यू लेट द मार्केट डिसाइड कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, विच मींस के जो आपका डॉलर की स्टोरेज है, आपकी जो डॉलर की अमाउंट है, वो ही डिसाइड करती है कि आपके डॉलर का रेट क्या होना चाहिए इन एक्सचेंज विद योर रुपी, रादर देन यू आर्टिफिशियली फिक्सिंग अ हम्म। पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट फॉर इट। अच्छा, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जो मेन चीज इसमें एक्सप्लेन होती है, अब आपका बेसिकली आईएमएफ का प्रोग्राम पर्पस क्या है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करे, बैलेंस करे, आपके जो करंट अकाउंट को डेफिसिट में जाने से बचाए। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट में इस वजह से जाता है मेजरली कि आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो क्या होती हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। ठीक है, आपकी इंपोर्ट्स एक्सटेंसिवली ज्यादा होती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसका ताल्लुक आपके एक्सचेंज रेट से भी है। अब अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक्सचेंज रेट अराउंड 300 रुपीज है, जब पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने इसको 100 रुपीज पे फिक्स रखा, तो उससे क्या हुआ कि बाहर वाली जो चीज है आपके लिए सस्ती हो जाती है। लाइक यू जस्ट नीड 100 रुपीज टू परचेज $1। अगर आप इसको फ्री फ्लोट कर दें, मार्केट डिटरमिन का होता है एट दैट टाइम, तो आपकी डिमांड डॉलर की ज्यादा होती है और आपके पास डॉलर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो कम है। लेट से आपके पास $1000 अवेलेबल हैं। अब आपने क्या किया, $1000 को की रेट क्या रख दी कि जी $1 आपको 100 रुपीज का जिसको भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो मार्केट के अंदर जो उसकी डिमांड थी वो ज्यादा हो गई कि मुझे भी चाहिए, मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने भी डॉलर लेना है, मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने भी डॉलर लेना है, भाई से चीज लेनी है। तो क्या होता है, उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो फ्री फ्लोट जब हम एक्सचेंज रेट करते हैं, तो लेट से डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट अपने आप को खुद ही फिक्स करता है। ठीक है, अब $1000 हैं, मार्केट में लेने वाले ज्यादा हो गए, तो फॉर एग्जांपल आप किसी जो है दुकान के पास जाते हैं, या अभी हमने देखा कोविड के अंदर आपकी पैनाडोल की जो प्राइस थी वो ज्यादा हो गई। ठीक है, या आपका जब डेंगी जब आता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें पैनाडोल की प्राइस ज्यादा क्यों हो जाती है? एक गोली जो 1 रुपए की या 10 रुपए का आपको मिल जाना चाहिए पत्ता, वो इतना एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सप्लाई उसकी कम है, तो आर्टिफिशियली वो अपना रेट इंक्रीज कर देता है कि भाई अब ज्यादा लोग आ गए हैं, मेरी डिमांड ज्यादा हो गई है, तो मैं ज्यादा फीस चार्ज करूंगा। ठीक है, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी डिमांड ज्यादा हो गई है, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम फीस ज्यादा रख लूंगा कि भाई कम बंदे हैं लेकिन मेरी जो एक अवेलेबिलिटी है वो एक एटलीस्ट मेंटेन रहे। सो दिस इज सिंपली एन एग्जांपल। ये होता है इफेक्ट फ्री फ्लोट ऑफ एक्सचेंज रेट। जब आपके पास डॉलर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट लेट से जिस तरह है उसके मुताबिक डॉलर सेट हो रहा होता है। अगर आप आर्टिफिशियली मार्केट के अंदर डॉलर प्रोवाइड करते रहे, आपका सेंट्रल बैंक डॉलर प्रोवाइड करता रहे, तो हम बजाय डिमांड को कम करने के हम सप्लाई ज्यादा कर देते हैं,
और हम सप्लाई इस तरह नहीं ज्यादा करते कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, बल्कि हम उसको आर्टिफिशियली खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने रिजर्व से। तो जब फ्री फ्लोट रखी जाती है करेंसी, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आपको सप्लाई मिले। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम, तो वैल्यू डॉलर की बढ़ गई। तो ये पहली चीज करवाती है। दूसरी चीज जो आईएमएफ करवाता है, अब इससे क्या होता है, इससे इंपैक्ट, इस इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके फ्री फ्लोट ऑफ एक्सचेंज रेट का। इससे आपने देखा कि इंपोर्ट क्या हो गई, महंगी हो गई। कैसे महंगी हो गई, डॉलर एक्सपेंसिव हो गया। डॉलर क्यों एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि आपने उसको फ्री फ्लोट कर दिया। तो जो मार्केट के अंदर जो इसको अफोर्ड कर सकेगा वही देगा। और अफोर्ड क्यों कर सकेगा, और सारे क्यों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि महंगा होता जा रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, डिमांड सप्रेशन होगी। जब डिमांड सप्रेशन होगी तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट है, इसको मैं अगर हाईलाइट करूं, तो ये वाला जो आपका इक्वेशन का कंपोनेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स, आपकी जो है वो ये नेगेटिव वाले में टर्म्स में चली गई, क्योंकि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, आपकी नेट इंपोर्ट्स हो रही हैं। और वो वैल्यू कम हो जाएगी। आप पहले ज्यादा कर रहे थे इंपोर्ट्स, अब आप कम करेंगे, और ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, वो सस्ती हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोमेस्टिकली एक हैंडीक्राफ्ट की जो चीज बनाई, वो तो जी। आवाज आ रही है आप सबको? सॉरी, कॉल आ गई थी मुझे, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, मैं आपको एक्सप्लेन की फ्लोटिंग से क्या होता है। अब इस चीज से क्या हुआ, आपकी जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इससे आपका जो इकोनॉमी थी, ग्रोथ, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कम हो गई, डिमांड इसने की कम कर दी। अब दूसरी साइड आ जाती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आपका सेंट्रल बैंक डील करता है आपके स्टेट का, और इससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, उसको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें जो तरीका है वो ये है, इसको कंट्रोल किया जाता है इंटरेस्ट रेट के लिहाज से। अब आपको पता है कि स्टेट बैंक ने रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट कम किया, लेकिन इससे पहले इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा रख दिया गया था, 22% पे इंटरेस्ट रेट चला गया था। अब लेट से अगर इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपके पास, एक टाइट होती है, एक सॉफ्ट होती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। आपका पर्पस है कि मार्केट के अंदर जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है उसको कम किया जाए, ताकि लोग जो कंजप्शन है अपनी वो कम करें। अब लोग कंजप्शन क्यों कर रहे होते हैं, इट इज अ नेचुरल पैटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जाके खर्च करेंगे जब आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे ही ना हो, आप मार्केट से पैसे निकाल लें, तो जो कंजप्शन है वो मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है। अब वो कैसे कम होती है, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो जो बैंक्स हैं वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया होता है। तो जो मार्केट के अंदर पैसा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स के अंदर रख देते हैं। जब वो मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स के अंदर रखते हैं तो उनको बैंक ज्यादा प्रॉफिट देता है, मार्केट से उनको कम प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो मार्केट के अंदर जो पैसा है वो कम होने लग जाता है। लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि जाके किसके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, जाके इन्वेस्ट करते हैं आपके बैंक्स के अंदर। और उससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। नए बिजनेसमैन
जो आके कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोन लेंगे बैंक से, उनको लोन भी एक्सपेंसिव मिलेगा, तो वो लोन भी कम लेंगे। तो ओवरऑल क्या करता है स्टेट बैंक किसी भी मुल्क का, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करनी हो तो इंटरेस्ट रेट को वो क्या करता है, ज्यादा कर देता है। अब इससे क्या होता है, ओवरऑल कंजप्शन भी कम हो जाती है और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड देयर जो भी है उसका लेने वाले। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 एप्पल्स हैं, तो मेरे पास लेने वाले ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ज्यादा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, क्योंकि सबके पास पैसा है। अब मैं अगर अपनी इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। एप्पल्स तो मेरे पास 100 ही रहेंगे, लेकिन डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इससे इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो इस तरह टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल है। अब जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को बाहर से जो है वो इम्पोर्ट की चीजें मंगवाने की जरूरत कम पेश आएगी और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब सॉरी, अब जो तीसरी चीज है, जो तीसरी चीज है वो आपकी है टाइट फिस्कल पॉलिसी। अब टाइट फिस्कल पॉलिसी क्या है? जैसे आपने गवर्नमेंट ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के जो है ना वो फिस्कल पॉलिसी, आईएमएफ कहती है कि आप टाइट फिस्कल पॉलिसी दें। अब फिस्कल बेसिकली इज रिलेटेड टू बजट, बजटिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने देखा आईएमएफ पाकिस्तान को फोर्स करती है कि अपना बजट डेफिसिट कम करें, अपना टैक्सेशन बढ़ाएं, ताकि जो आपका लोन ले रहे हैं ना आप बाहर से, वो लोन कम हो। और आपकी जो स्पेंडिंग है, आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी में जी आता है, तो जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी कम हो, और वो कम कैसे हो सकती है, जब वो कहे कि आप टाइट फिस्कल पॉलिसी लेके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है मनी जनरेट करने के। तो अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है लोन लेके, बोरो करके, या दूसरा ऑप्शन क्या है, टैक्स अपना इंक्रीज करके। तो हमारी गवर्नमेंट तो टैक्स इंक्रीज नहीं कर पा रही, तो क्या करते हैं, हम बाहर से बोरो लेते हैं, फंड बोरो करते हैं, और हम वो फंड बोरो करके क्या करते हैं, अपनी स्पेंडिंग करते हैं। तो जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आईएमएफ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देती है उस गवर्नमेंट को कि भाई आप क्या करें, अपनी जो है वो स्पेंडिंग भी कम कर दें, इससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। अब आपको जो ये चीज समझ आई है उससे तो आपके कॉन्सेप्ट और खराब हो गए कि भाई इतनी मुश्किल चीजें अगर आईएमएफ करवाती है तो आईएमएफ कैसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करती है, इससे तो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आईएमएफ की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास, हम मजबूर हैं। मजबूर क्यों है? क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू गो फॉर। आपको अगर एक्सटर्नली यू हैव टू फुलफिल योर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, आपने इंपोर्ट के पैसे देने हैं, आपने डेट को रीपे करना है, आप जो बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं आपने उनको डॉलर्स के अंदर पैसे देने हैं, आप उनको रुपीस के अंदर पैसे नहीं दे सकते। सो यू नीड डॉलर्स। अब आपको डॉलर्स कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में आपको बताया था कि जो अभी करंट ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज लेड बाय वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर। और उसके अंदर जो आईएमएफ है उसकी एक बहुत ही इंटीग्रल इंपॉर्टेंस है कि कोई भी कंट्री जब डिफॉल्ट के करीब जाता है तो वो जो बाहर से, फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री हूँ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ जी मैं डिफॉल्ट होने लगा हूँ, मैं जाता हूँ किसी जर्मनी के पास, मैं कहता हूँ मुझे जरा लोन दे दे, मैं अपनी सिचुएशन को बेहतर करना चाहता हूँ। जर्मनी कहेगा नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते, पहले आईएमएफ के पास जाएं, अगर वो आपको लोन देते तो फिर हम आपको लोन देंगे। ठीक है, इसी तरह जितने भी पेरिस क्लब के अंदर जो मेंबर्स हैं या आपके बायलेटरल लेंडर्स हैं, वो आपको तब तक लोन नहीं देते जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो, जब तक उनको ये ना पता हो कि भाई आईएमएफ ने इसको लोन दिया है या नहीं दिया। और आईएमएफ के लोन देने से क्या होता है, उनको पता है कि भाई आईएमएफ ने मेक श्योर करना है कि ये कंट्री जो है ना अपने लोगों का खून चूसे और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली क्या करे, सप्रेस करे, जो मर्जी करे, लेकिन हमारा जो पैसा है ये वापस देगी। तो आईएमएफ बेसिकली एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करती है बाकी लेंडर्स को भी
कि अब ये कंट्री की मैंने सिचुएशन थोड़ी बेहतर की है, इसके अंदर मैंने मेजर ऑपरेशन किया है, तो ये अब आपके पैसे भी वापस देने को जो है वो इस काबिल हो जाएगी। अब जो उधार देने वाला होता है, अब ग्लोबल जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है। अब जो आप उधार देते हैं तो यू जस्ट नॉट रीपे द डेट, यू ऑल्सो रीपे द इंटरेस्ट। तो ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर इन नीड ऑफ सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि भाई वो स्टेट को लोन प्रोवाइड करें। स्टेट को लोन प्रोवाइड करने से क्या फायदा होता है कि स्टेट की गारंटी होती है कि भाई ये स्टेट खत्म तो नहीं हो जाएगी ना कल को। जैसे बंदे तो भाग जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं, लेकिन स्टेट तो उधर ही रहती है ना। दैट इज वाई स्टेट को लोन जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन पहले वो कहते हैं जरा आईएमएफ के पास हो गए हैं, तो आप देखें आपको सिर्फ $7 बिलियन आईएमएफ ने लोन जो है वो देगी इन द कमिंग ईयर्स। लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे ही आईएमएफ ने आपको ओके किया तो बाहर जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को लोन ओके कर दिया, तो जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो उससे फुलफिल होती हैं। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है आईएमएफ का। ठीक है, अब कोई मसला इसमें समझ आ गई है? अब मैं आपको बताता हूँ कि दिस मॉडल इज बेसिकली अ फ्लॉड मॉडल, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों फ्लॉड है। फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें आईएमएफ की तीन चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन हो रही हैं इन स्टेप बाय स्टेप। ये मैप आप लोगों ने समझना है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए कि भाई आईएमएफ क्या एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर है, आईएमएफ जो है वो क्या आपके लिए एक अच्छी चीज है या आपके लिए बुरी चीज है, मतलब आईएमएफ के ऊपर आपको थोड़ी सी बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए टेबल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं हलवा और चाय पी रहा हूँ, हलवा खा रहा हूँ। आप लोगों ने खाना होगा तो बनवा के खाएं अपनी तरफ से, मेरे पास क्यों देखते। अच्छा जी, अब अगर हम फ्लॉड मॉडल देखें आईएमएफ का तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे तीन चीजें हैं इसके अंदर आपको बताएं। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट फिस्कल पॉलिसी। अब उसके इम्पैक्ट हम स्टडी करेंगे। अब ये किस तरह आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कम रख रहे हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो वो कंट्री जिसको आप कह रहे हैं कि भाई हम इसको सहारा देने जा रहे हैं, तो वो कैसे उठेगी। ठीक है, तो वो चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज माई वन पर्सपेक्टिव। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं आपका एक सेपरेट पर्सपेक्टिव हो सकता है। यही पर्सपेक्टिव आपको वर्ल्ड में डिफरेंट व्यूज आपको उसके नजर आएंगे। तो मैं जो पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ वो मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई आईएमएफ से कोई अभी तक पाकिस्तान को इतना खास फायदा नहीं हुआ, एंड दिस इज बेसिकली अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यहाँ से आप स्टडी करें जरा इस पर्सपेक्टिव को। इसमें बड़ी मजे की चीजें हैं जो आपको एक साइकिल के साथ नहीं करेंगे। आपको बताया गया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, उससे क्या हो गई आपकी जो वैल्यू है रुपी की वो डी वैल्यू हो गई। अब जब रुपये की वैल्यू डी वैल्यू हो गई तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई। कैसे बढ़ गई इन्फ्लेशन? आप पेट्रोल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहले आपकी वैल्यू रुपये की ज्यादा थी, पेट्रोल सस्ता था, ₹100 to $1। अब जैसे 250 पे गया तो पेट्रोल भी आपका ऑटोमेटिकली डबल हो गया। जब पेट्रोल डबल हो गया तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, वो महंगा हो गया। जब महंगा हो गया पेट्रोल तो उसकी इन्फ्लेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब महंगा कैसे हुआ? डिमांड नहीं बढ़ी, चीज की प्राइस बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने आपको 100 एप्पल्स की एग्जाम्पल दी, वी स्टिल हैव 100 एप्पल्स, लेकिन पहले आपके पास 1000 लोग थे वो लेने वाले, तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो रही थी। लेकिन अब अगर 100 एप्पल को आपने लोगों को कम नहीं किया कि भाई इन्फ्लेशन कम करने के लिए लोग कम कर दें, लोगों को नहीं किया, आपने एप्पल की वैल्यू बढ़ा दी, डबल कर दी। ठीक है, तो वो डबल डिमांड सप्लाई से नहीं हुई, वो एक्सटर्नल मीन से हो गई। कैसे एक्सटर्नल मीन से हो गई कि आपकी जो बाहर से आने वाली चीज है वही एक्सपेंसिव हो गई, और वो किस वजह से हुई, आईएमएफ की वजह से। तो एक ये चीज देखें, इससे क्या होता है, इसके बाद इससे क्या होता है, पब्लिक डेट बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, अपनी भी कंज्यूम करनी होती हैं चीजें। ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करनी होती है एंड यूजर को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से। इलेक्ट्रिसिटी में देखें, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर इम्पोर्ट्स। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट खुद से तो नहीं सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती, बाहर से लोन लेके करेगी। तो गवर्नमेंट का लोन पहले से कम होने की बजाय और बढ़ गया। अगर आप देखें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो उसका सेकंड पिलर है, उससे क्या होता है, ये डिस्काउंट रेट इसको कहें या इंटरेस्ट रेट करें, ठीक है, ये सेम ही। इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी,
अब बोरो कौन करता है? मैं नहीं करता ज्यादा बोरो, पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स नहीं करते, इंडस्ट्रीज नहीं करती, आपकी गवर्नमेंट बोरो करती है। जो मेन बोरोवर है पाकिस्तान का, डेट इज योर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए जब बोरो ज्यादा हो जाएगी, तो दैट मीन्स के देयर इज हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बजट। यानी गवर्नमेंट जो कहती है कि भाई मेरा जो बजट डेफिसिट है मैंने उसको पूरा करना है, तो कैसे पूरा करूंगी मैं बोरो करके करूंगी। तो बोरो ही आपका जब एक्सपेंसिव हो गया, तो उससे क्या हुआ, आपने फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो करनी है। पहले आप जो थी वो 100 रुपए पे 15 रुपए दे रहे थे, अब आप 100 रुपए पे 22 रुपए देंगे, तो आपकी इंटरेस्ट रीपेमेंट भी ज्यादा हो गई। ठीक है, जब इंटरेस्ट रीपेमेंट ज्यादा हो गई, तो आप देखें कि गवर्नमेंट ने बोरो किया और गवर्नमेंट ने उसी साल पिछला जो बोरो किया हुआ था उसके पैसे भी देने थे। अब गवर्नमेंट इस साल पैसे देने लगी, उसने देखा यार ये तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो अब मैंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लिहाज से रीपेमेंट करनी है, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। क्योंकि मेरे एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, बोरो के पैसे भी तो वापस देना आते हैं ना। तो मैं एक बोरो ले रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, और बोरो जो कर रहा हूँ वो एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हूँ। और जब मैं बोरो करने के लिए पिछली अमाउंट जो बोरो की थी उसको वापस करना है, तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा इस दफा, और उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम किया जाए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया, लेकिन आईएमएफ के मुताबिक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हुआ। वो किस में कम हुआ, उसके गवर्नमेंट की बाहर की स्पेंडिंग कम हो गई, जहां पे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड कर रहा होता है। लेकिन कहाँ पे उसकी स्पेंडिंग ज्यादा हो गई, डेट पेमेंट में। तो उसको कहता है आईएमएफ, उससे भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं, मैंने तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो कम कर दी। तीसरी चीज क्या हो गई, टाइट फिस्कल पॉलिसी। टाइट फिस्कल पॉलिसी से क्या होता है, रेवेन्यू जो है वो स्लो हो जाते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाता है, आपकी ज्यादा हो जाती है। स्लो रेवेन्यू कैसे हो गए, कि जब गवर्नमेंट ने स्पेंड ही नहीं कर रही तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट ही नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कौन पैसा देगा? जब उनको पैसा कमाने को ही नहीं मिलेगा, तो वो रेवेन्यू कैसे उसके अंदर स्पेंड करेंगे? तो बजाय इसके कि हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को किक स्टार्ट कर सकते, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर दिया। जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर दिया, तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने जैसे सीपैक बनाया था, तो हमने जब सीपैक बनाया हमने कहा यहाँ से बहुत ट्रेड गुजरेगी और हम उधर से आसानी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और रीपे कर देंगे। लेकिन सीपैक बन गया, 10 साल हो गए, ट्रेड तो आपकी नहीं गुजर रही, आप कनेक्टिविटी हब तो नहीं बने, तो आप पैसा तो अभी वापस कर रहे हैं। तो यही चीज है, जब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना पाकिस्तान की, वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है। तो जब गवर्नमेंट ही स्पेंड नहीं करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो लो रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं होगा, और दूसरी साइड पे आप डेवलपमेंट पे कट कर देंगे। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट जो डेवलप करती है चीजें, सड़क बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बना रही है, तो उससे लोगों का फायदा होता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलती है, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, उससे जॉब क्रिएशन कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ विशियस सर्कल, और ये सर्कल ओवरऑल आपके बजट डेफिसिट को ज्यादा कर देता है, जिससे आप ज्यादा बोरोइंग करते हैं और आपकी पब्लिक डेट बढ़ जाती है। तो आपने पर्पस सोचा कि पब्लिक डेट, आईएमएफ ने तो कहा हाँ मैं आपकी पब्लिक डेट जरा ठीक करके दूंगी, मैं आपकी जो है वो बजट डेफिसिट को कम करके दूंगी, और मैं आपको जो है ना वो अकाउंट बैलेंस को ठीक करके दूंगी। हमने कहा ठीक है, हम चले गए आईएमएफ के पास। लेकिन जब ये सिलसिला होता है, आईएमएफ ये चीजें कराती हैं, तो इन्हीं चीजों की वजह से जो चीज हम कम करने गए होते हैं वही चीजें ज्यादा हो जाती हैं, और हम फर्दर एक ट्रैप के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। और जब एक आईएमएफ प्रोग्राम हमारा खत्म होता है, तो फिर हमें अगली आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी पिछले आईएमएफ प्रोग्राम को हमने जब खत्म किया, तो हमारे पास बोरोइंग बहुत ज्यादा हो गई, हमारे पास बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल बोरोइंग ज्यादा हो गई है, हमें उनको रीपे भी करना है, तो इसलिए हम बाहर से दोबारा जो है वो लोन लेते हैं। और आईएमएफ इज द लास्ट रिजोर्ट, इसके बगैर कोई हमें लोन नहीं देता। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो आईएमएफ के पास ही जाती है, कि भाई जैसे सऊदीया के पास आप कहें यार मुझे जरा कर्जा दे दो, सऊदी अरेबिया भी आपको आंखें दिखाएगा, कहेगा पहले जरा आईएमएफ के पास जरा होके हैं, मैं जरा कंफर्म तो कर लूं कि आप मेरा पैसा वापस देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, इवन चाइना
is sometimes not willing to give you this favor. तो ये सारी चीजें जो आपने देखी, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि IMF is basically a debt trap for Pakistan. But why Pakistan is continuously going to IMF? मल्टीपल रीजंस हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं? आई होप ये चीजें जो है IMF वाली क्लियर होंगी। इस वजह से मैंने इसको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि ये एक सेल्फ पूरा लेक्चर ये डिमांड करता है। अब हम आगे चलते हैं जी। अच्छा, इन चीजों को आपने याद नहीं करना, इन चीजों को आपने समझना है। ये जब आपको चीजें समझेंगे तो फिर आप अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करेंगे। ये जो चीज मैंने आपको बताई है अभी तक स्लाइडें, ये नहीं बताई कि आप इसको रट्टा लगा लें, इसको समझें, ये टेबल बनाएं और इसको समझने की कोशिश करें। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसको बार बार सुनेगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जहां पे चीज लिखी है जी मैंने, once the country goes to the IMF for a balance of payment crisis or for the balance of payment support and implement, it never comes out from the crisis. In fact, the crisis perpetuates because of the nature of the policy prescriptions. So this is the apt summary of what is happening with us. Understand? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। Sources of instability, the causes behind balance payment crisis. अच्छा, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछें सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो हम ठीक कर सकते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दो तरीके से होता है किसी भी कंट्री का। एक होता है एक्सोजीनस शोक्स, जो शोक्स आपके काबू में नहीं है, उनको कंट्रोल करना। और एक होता है जिसका पाकिस्तान शिकार है, वो है सेल्फ इंड्यूस शोक्स। अब एक्सोजीनस शॉक्स के बारे में बताऊं, फॉर एग्जांपल कोविड पेंडेमिक आया। अब कोविड पेंडेमिक किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है कि भाई हर कंट्री उससे इंपैक्ट हुई। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अब एक कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अचानक से इंटरनेशनली एक डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, क्राइसिस आता है, तो उसका इंपैक्ट उस कंट्री के ऊपर आएगा। तो उसकी इंपोर्ट्स मुतासिर होंगी, उसकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी, उसके ओवरऑल रेवेन्यूज मुतासिर होंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट करती है। इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस शॉक्स। फॉर एग्जाम्पल sharp decline in oil prices in 2014, they severely impacted the revenues of oil producing countries. उन्होंने तो नहीं सोचा था कि भाई अचानक से मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उनको फिर बजट डेफिसिट फेस करना पड़ा, बैलेंस ऑफ अकाउंट का इशू देखना पड़ा, तो फिर वो IMF के पास चले गए। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं हमारे जैसी, पुअर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आती, ठीक है, वो वाली कंट्रीज जो है वो इस चीज का शिकार होती है, उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखना पड़ता है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो IMF बात करता है, वो क्या होती हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? वो ये होती हैं कि आपकी इकोनॉमी का जो फैब्रिक है उसको चेंज कर देना। हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है कंजप्शन पे, हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो सकती हैं? हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के पास जाएं, जो बांग्लादेश ने किया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपना टैक्स टू GDP रेशियो इंप्रूव करें और अपने फाइनेंसेस खुद ही मीट करें। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको कम करें और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करें, कि भाई दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होता है। तो ये चीजें आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आएंगी, ठीक है। अब ये बताता हूं कि वन फिट फॉर ऑल प्रिस्क्रिप्शंस, एक कंट्री ए है विच इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, ठीक है, उसके इकोनॉमिक जो इंटरनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है, उसके पास इनफ रेवेन्यूज थे, लेकिन अचानक से उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब अचानक से उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जैसे हम श्रीलंका की एग्जांपल दे देते हैं। श्रीलंका को ज्यादा जो कोविड से पहले उसकी मेजर इकोनॉमी डिपेंडेंट थी टूरिज्म पे थी। अचानक से कोविड आया, टूरिज्म ड्रॉप हुई और उसको जाना पड़ा IMF के पास। दूसरी कंट्री है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का शिकार है।
पाकिस्तान ने अपने रेवेन्यूज को अर्न नहीं किया। तो आप बताएं कि क्या इन दोनों के लिए सेम प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आईएमएफ की तरफ से? इट शुड बी डिफरेंट। इस कंट्री को ज्यादा रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, इसके ऊपर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में भी ना इम्प्लीमेंट हो, मे भी इसके ऊपर एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी ना इम्प्लीमेंट हो, और इसको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दे दें, इसको बेल आउट पैकेज दिया जाए, लेकिन इस कंट्री को ज्यादा जो है वो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के साथ दिया जाए। बट द आयरनी इज दैट आईएमएफ डज नॉट differentiate between the nature of the country, between the economic structure of the country, and provides the same like throughout the same prescription to every country. So that is the main issue with IMF. तो अभी तक हमने जो है वो चीजें देखी, जो भी आपको एक्सप्लेन की, वो IMF की के ऊपर मेरा जो था वो पर्सपेक्टिव था। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि IMF जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की अपनी नेग्लिजेंस है, या पाकिस्तान जो है अपनी इश्यूज बाहर वालों पे डाल देता है, तो इस वजह से पाकिस्तान ऐसे मसाइल का मसाइल पेश कर रहा है। तो दिस इज वन जो है वो साइड ऑफ द पिक्चर। यू कैन हैव अनदर साइड ऑफ द पिक्चर, दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव डाटा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, बट दिस इज योर सब्जेक्टिव आंसर। तो अभी तक मैंने आपको IMF के ऊपर ब्रीफ मैं बेसिकली यूज कर रहा होता हूँ मोबाइल का इंटरनेट, और जब भी कोई कॉल आती है तो ये चीज हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और इसमें बताते हैं कि पाकिस्तान का जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा IMF के साथ। अब ये जो चीजें थी पाकिस्तान के एक्सपीरियंस वाली, आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है। ये जो चीजें हैं पाकिस्तान के एक्सपीरियंस वाली, दीज आर लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव, और इसके ऊपर मैंने इतना काम नहीं किया। इसके ऊपर मैं काम करके आपको शेयर कर दूंगा फर्दर, जो इसके ऊपर डिटेल होगी, डॉक्यूमेंट होगी। इसमें करंट अकाउंट के चार्ट्स डिस्कस होंगे कि किस तरह जो करंटली पाकिस्तान के 24 IMF बेल आउट पैकेज रहे हैं। तो 24 बेल आउट पैकेजेस में फॉर एग्जांपल लास्ट 2 अगर पैकेजेस को हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान ने उससे क्या सीखा, क्या पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल था या नहीं था। ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट जो है वो ठीक नहीं हुआ। जैसे ही हम IMF पैकेज से बाहर आते हैं, आपका करंट अकाउंट जो है दोबारा उसी तरह चल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी उसी उसी जगह खड़ी है, बल्कि ज्यादा है। GDP ग्रोथ रेट हमारी कम हो जाती है IMF में, और फिर जब IMF का प्रोग्राम जाता है तो हमारी GDP दोबारा बढ़ने लगती है। और अभी तक हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खत्म क्यों नहीं होता? क्यों हमारी GDP ग्रोथ रेट IMF आता है तो कम हो जाती है, IMF जाता है तो ज्यादा हो जाती है? इसका आंसर आपको उसी क्वेश्चन में नजर आएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन एनीवन हु कैन एक्सप्लेन कि जैसे ही हमारा IMF प्रोग्राम खत्म होता है, ठीक है, जैसे अभी पिछली गवर्नमेंट में खत्म हुआ था, IMF से बाहर आए थे तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई, फिर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ जाता है। तो ये क्या चक्कर है पाकिस्तान के साथ, क्या डिलेमा है ऐसा? जी एहसन, आप बताएं। Assalamu alaikum, sir. Am I audible? यू आर ऑडिबल। सर इट इज़ ड्यू टू द डॉलर ना, कि जब आपके पास IMF का बेल आउट आता है तो आपके पास डॉलर ज़्यादा होता है, और फिर आप जब एक चीज़ ज़्यादा होती है तो आप उसका एक स्टेबल रेट भी होता है आपके पास, आपकी रुपी भी डी वैल्यू नहीं करती है, और इस वजह से फिर आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का
जो नेट निकलता है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसको किसी और के देखता हूँ। अनीजा, आप बताएं। इसका आंसर उसी में है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं चीजें। जी, कैन यू हियर मी? आई कैन नॉट हियर यू। Can you hear me? यस, आई कैन हियर यू नाउ। इकरा, व्हाट डू यू थिंक? Sir, जी सर, आपने अभी तो बताया कि आपने यही बताया कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कम हो जाएगी, यानी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह उनमें कम हो जाएंगी, और क्या होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा हो जाएगी, और पीपल भी जो है वो बैंक में पैसे रखवा देंगे और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हमारी जीडीपी जो है आईएमएफ के होते हुए जो है वो यानी कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट और कर जब सकते हैं। आईएमएफ नहीं होता तो ये सब पॉलिसीज नहीं होती, तो हमारा जो है ग्रोथ रेट ज्यादा। जी बिल्कुल, इसको आपने एक वर्ड में सही समराइज किया कि जब आईएमएफ होता है तो हमें उसकी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करनी पड़ती है। अब जैसे ही आईएमएफ चाहता है तो आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट बिकम्स अगेन सोवरेन, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग। जैसे आप उस इक्वेशन के ऊपर चले जाएं इकोनॉमी वाली, और ये पाकिस्तान का केस बता, ठीक है। पाकिस्तान जब गवर्नमेंट क्या होता है कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान क्या करता है, दोबारा अपनी जो कंजप्शन है वो हमारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी लूज हो जाती है, ठीक है। यू हैव लूज मॉनेटरी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की कंजप्शन जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, और आप फर्दर जो है डॉलर को एक आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जब आईएमएफ के जाने के बाद हमारी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब, इसका जब आप समरी करेंगे, इसका मतलब है कि हम अभी तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने में कामयाब नहीं हुए, और आईएमएफ भी कामयाब नहीं हुआ कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरली चेंज कर दे। तो आईएमएफ का बेसिक पर्पस ये होता है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने ठीक करना है। उसका जो कुलिया है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए, वो ये नहीं बताता कि किस तरह आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है, या आपको सपोर्ट की जाती है इंटरनेशनल फंडिंग के साथ, या अच्छे एग्रीमेंट्स करवा के डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो इस चीज में आईएमएफ इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और यही चीज है, यही रीजन है कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम आपके साथ खत्म होता है, आपके वही जो स्ट्रक्चरल इश्यूज आईएमएफ के होते हुए कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी इंपोर्ट की बेस पे इकोनॉमी बढ़ा रहे होते हैं, कंजप्शन की बेस पे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे होते हैं, और तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बेस पे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आईएमएफ कहता है मैं लेके आऊंगा, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके लिए इतने कामयाब नहीं रहते। आईएमएफ की वजह से आप अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट टैक्सेशन अपनी कम कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा कर देते हैं। तो जो उससे ऑलरेडी जो लोग सफर कर रहे हैं वो फर्दर सफर करते हैं, और जो लोग टैक्स नेटवर्क से बाहर होते हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जब आईएमएफ बाहर निकल जाता है तो आप अपनी जो एक्सपोर्ट हैं उसको मोबिलाइज नहीं कर पाते, इंक्रीज नहीं कर पाते, और दोबारा इंपोर्ट अपनी ज्यादा कर लेते हैं। तो जब जैसे ही आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होता है, आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, आपकी नेट जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो जाती हैं, और आपकी जो कंजप्शन है वो ज्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल क्या होता है, अब ये चीजें आपके काबू में नहीं रहती। इससे क्या होता है, जब इंपोर्ट बढ़ती है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दोबारा से शुरू हो जाता है, और फिर आप देखते हैं अपने आप को दोबारा इन द हैंड्स ऑफ आईएमएफ, और आपका जो एक एक्सटर्नल रिजर्व है वो दोबारा से डिप्लीट हो जाते हैं, और आप दोबारा से आईएमएफ के पास चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान प्रिसाइजली फॉर ओवर डेकेड्स, और ये चीज हमारे साथ हमेशा से रही है। अब इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए वो हम चीजें देखेंगे। अभी इसका कोई जिसके कोई क्वेश्चंस होंगे वो अभी मैं एंड पे लेता हूं, ठीक है। अब व्हाई पाकिस्तान नीड्स आईएमएफ करंटली, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पाकिस्तान को, इफ पाकिस्तान नीड्स एक्सटर्नल बोरोइंग एंड इफ पाकिस्तान नीड्स टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमी, इट्स डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होने से बचना चाहता है
डेट को रीपे करना है, देन वी नीड IMF, बिकॉज विदाउट IMF नो कंट्री कैन गिव लोन टू पाकिस्तान। और अभी आपके पास ग्लोबली सिर्फ एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो डोमिनेट करता है, ब्रिक्स का भी आप हिस्सा नहीं है, और ब्रिक्स का जो बैंक है अभी तक उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमने नहीं देखी। आपका जो चाइना है वो भी एक लिमिटेड आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, और वो भी यही कहता है कि आप अपनी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं लेके आए, और इस वजह से वो थोड़ा डिले करता है ताकि आप IMF के सिवा किसी और को ना देखें। तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत क्यों है? यही रीजन है कि फर्दर कंसिस्टेंट पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस रहता है। आप देखें कि 2022 में हमने पैकेज लिया IMF का, तो उसमें आप क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट में चले गए थे? IMF के पैकेज के बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फर्दर इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही IMF का पैकेज खत्म होना शुरू हुआ या आपकी इलेक्शन टाइम आया, आपने जो है फर्दर स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर दी। सिमिलर इज दिस केस, आपने यहाँ पे जो है वो IMF के साथ लोन लिया, और उसके बाद आपने जब बजट स्पेंडिंग ज्यादा की, आपने कोशिश की कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो, आपका उसके बाद क्या हुआ, आपका फर्दर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट आपको देखना पड़ा। तो ये सारी रीजंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि हमारा जो क्राइसिस है, हम क्यों बार बार IMF के पास जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रहे। हम जो अपने इकोनॉमी के जो मेजर इश्यूज हैं, जो कि आपको पता है, आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं अपने मेरे पिछले लेक्चर में, उन्हीं रीजंस के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। तो एट द एंड क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नल जो अकाउंट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और फिर हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए और अपनी डेट रीपेमेंट करने के लिए हम IMF के पास चले जाते हैं। ठीक है जी। अब ये चीज आपके सामने दोबारा मैंने दिखाई, वही चीज, कौन सी चीज कि GDP के कंपोनेंट्स कौन से हैं। दिस इज योर नेट GDP, ठीक है। टोटल कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी शामिल है। तो आप देखिए कि टोटल कंजप्शन हमारी बहुत ज्यादा है, हमने GDP को ग्रो करवाया, ठीक है। इस ईयर, इससे पहले जब भी हमने GDP को ग्रो कराने की कोशिश की, क्या हुआ, आपकी कंजप्शन इंक्रीज हुई और आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई। तो जो स्ट्रक्चर है ना आपकी इकोनॉमी का, कंजप्शन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर चाइना का देखें, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। बांग्लादेश को देखें, इट इज अर्निंग 40% ऑफ GDP थ्रू इट्स एक्सपोर्ट। बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान, जो मेजर कंपोनेंट है आपकी GDP का, दैट कम्स फ्रॉम द कंजप्शन इन योर इकोनॉमी। अगर आप चीजों को कंज्यूम कम करेंगे, GDP ग्रो कम होगी, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, GDP ग्रो ज्यादा होगी। इट इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो इतना मेन रोल ही नहीं प्ले कर रही पाकिस्तान में, ठीक है, या इंडस्ट्री मेन रोल नहीं प्ले कर रही। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम दोबारा बार बार IMF के पास आते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज्यादा होता है। अब ये रिसेंट IMF प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने किया है, ये आपको याद होना चाहिए कि $7 बिलियन का था, और एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा कि किस दिन ये लोन पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकता है। अब जब ये लोन पास हुआ तो इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई पाकिस्तान के ऊपर, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है अभी बिटर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें न्यू टैक्स लेजिस्लेशन टू टारगेट एग्जिस्टिंग फाइलर्स के ऊपर आपने इस एग्जिस्टिंग फाइलर्स को आपने जो है फर्दर उनके ट्रांजेक्शन्स को आप मुश्किल करेंगे, उनके अकाउंट्स ऑडिट करेंगे और जो भी चीजें हैं, तो एग्जिस्टिंग फाइलर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। Existing taxpayer measures will prevent individuals and firms from purchasing assets if their declared incomes are insufficient, ठीक है। नॉन फाइलर्स एंड हायर टैक्स रेट्स करेंगे, न्यू मेजर्स टू बी इन्फोर्स, एग्जेम्पशंस फॉर रिटेलर्स, जो भी दी होंगी उसको कम कर देंगे, ठीक है। Taxpayer exodus and economic impact. Many industrialists are relocating business overseas due to heavy taxation. Further tax restrictions for non-filers. Pre-populated tax returns for civil servants. The FAR plans to pre-populate income tax returns for nearly 2 million government employees to encourage compliance. यानी हम गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो भी लाजमी अपना जो है टैक्स रिटर्न फाइल करें, और इस तरह की जो चीजें हैं, लाइक इसमें 4-5 चीजें देख लीजिएगा। तो ये चीजें हम करने जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हम ऑलरेडी जो लोगों की सफरिंग्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे, और जो हमारे मेजर टैक्स, इसमें एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपका आएगा अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो ये है कि नॉन फाइलर्स के लिए आप चीजें एक्सपेंसिव कर दें, लेकिन जो करंट आपके एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, सैलरीड क्लास हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, बिकॉज यू हैव टू नाउ अर्न मनी फ्रॉम योर ओन पीपल
एंड एक्सटर्नली आपके लिए बोरो करना इज नो मोर फिजिबल एंड सूटेबल, क्योंकि वो बोरोइंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही हैं उसमें आपके लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी। अब पाकिस्तान क्यों आईएमएफ को लीव करे, पाकिस्तान क्यों आईएमएफ के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करे, वी नीड टू रिमूव आवर डिपेंडेंसी फ्रॉम आईएमएफ। इसका रीजन ये है कि हमारा ऑटोनोमस जो डिसीजन मेकिंग है वो चीजें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हैं। सो दैट इज द टास्क ऑफ अ सोवरेन स्टेट कि हमारी जो स्पेंडिंग है, हमारी जो ग्रोथ है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से है। अब अगर आईएमएफ की वजह से हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करते हैं तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कम करते हैं और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो सफर करती है। मेजर डिसीजंस हम एक्सटर्नल कंप्लायंस की वजह से ले रहे हैं। इनएबिलिटी टू सेट इट्स ओन प्रायोरिटीज एंड देयर फेजिंग, टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो आप जब भी देखते हैं गवर्नमेंट के कोई भी बजट या कोई भी उसने फाइनेंशियल चीज लेके आनी होती है तो दैट इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल फ्रॉम आईएमएफ। तो इट मींस कि इफ वी नीड टू इंक्रीज आर इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई भी हमने किसी सेक्टर के अंदर फैसिलिटेट करना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सजेशन दी कि अगर हम बैटरीज को सोलर बैटरीज को टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं तो अगर किसी भी किस्म की हमने एग्जेम्पशन देनी है दैट नीड्स द अप्रूवल फ्रॉम आईएमएफ। तो ये चीजें पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, डिसीजन मेकिंग को हर्ट करती हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स एग्रीड विद द आईएमएफ, हमें इससे जो है वो निकलने की जरूरत है ताकि हम अपने खुद जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आएं। अब जियोपॉलिटिकल इसके अंदर प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर। एक प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल डेट बर्डन इंपैक्टिंग नेगोशिएशंस। अब इसमें आईएमएफ कहती है कि भाई चाइना के साथ आप जो है ना अपना लोन उसको करें, रीएडजस्ट करें। तो इसमें आपके चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उसको भी एक तरह से हैम्पर किया है आपके आईएमएफ ने। और आपके आईएमएफ की वजह से जो सीपैक है उसकी भी स्पीड जो है वो स्लो डाउन है, क्योंकि सीपैक में जो मेजर आपके फंड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइना भी फंडिंग करता है और आपने भी इसमें गवर्नमेंट फंडिंग होती है उन प्रोजेक्ट्स पे। जैसे आपका ML1 प्रोजेक्ट है या सीपैक के जो मोटरवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह डिफरेंट जो रोड नेटवर्क हैं वो उनकी स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो आईएमएफ की तरफ से कैप है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम करनी है तो डेफिनेटली हम अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड काम करते हैं। ठीक है, shifting geopolitical context affecting Pakistan's leverage in IMF negotiations। अब पाकिस्तान हमेशा से यूएस के साथ था तो पहले इतनी हार्श कंडीशंस नहीं होती थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, so everything is now seen in the view of US versus China competition। So if Pakistan is a close friend of China तो इस चीज के ऊपर भी पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और इन प्रोग्राम्स में स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई जाती हैं। अब the ones who control the political power determine economic institutions, ये इस चीज को आप कोटेशन यूज कर सकते हैं अपने जियोपॉलिटिक्स में आईएमएफ के लिए कि those who control the political power like US they control economic institutions like IMF। अब how to translate this rhetoric, कौन सी rhetoric हर गवर्नमेंट आपने सुनी होगी कि जी हम आईएमएफ का प्लान खत्म करेंगे, हम अपने जो है ना वो बैगिंग बाउल से बाहर आएंगे और हम इस नेशन को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, इसको जो है इसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। सो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अब इसकी रिक्वायरमेंट्स वही चीजें हैं जो आपको मैंने सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन की इकोनॉमिक इश्यूज के, वही चीजें यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपने जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, आपको फंडिंग चाहिए, फाइनेंसिंग गैप, आपके पास बैलेंस पेमेंट का क्राइसिस है। अगर आप आईएमएफ से जान छुड़ाना चाहते हैं सो यू नीड टू एडजस्ट योर लोन्स विद योर फ्रेंडली कंट्रीज, इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना शामिल हैं। Turning the current account into a surplus. So how can we turn a current account into surplus? We can turn it into surplus by increasing our exports. And how can we increase our exports? The answers are already shared with you. ठीक है, boosting exports वही चीज आ गई। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टैब्लिश करें, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, आईटी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें, वर्कर्स की रेमिटेंस इंक्रीज करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए और इंपोर्ट, मैनेजिंग इंपोर्ट ग्रोथ। इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय दिस। तो हम कौन सी इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट करें जो कि आपके रॉ मटेरियल को, और कौन सी इंपोर्ट्स को आप
को रोकें और उसको डिस्करेज करें, वो हों जो कि आपकी लग्जरी चीजें की हों या ऐसे एंड मटेरियल हो जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नेशन इंडस्ट्री के लिए वो हार्मफुल हो। तो ये चीजें हैं, import dependency अपनी खत्म करें और screening foreign investment, all investment that are export focused, involving technology transfer and generate jobs. These imports should be prioritized, like imports in your technological sector. अब जो हमारी imports हैं automobile sector की, they are not producing anything, so we have to discourage imports from our food bill, ठीक है, जिस तरह food की imports हैं। अब एक कंट्री जो कि 24% जीडीपी एग्रेरियन कंट्री है, मोर देन 30% जिसकी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट कंट्री इज कंटिन्यूसली इंपोर्टिंग फूड ऑफ $6 and $7 billion एनुअली। तो ये चीज क्या हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क नहीं है? तो इन चीजों की हम इन्वेस्टमेंट इसकी रिपोर्ट काम करें। आइसलैंड की सक्सेस स्टोरी आपके सामने, अगर उसके हम बताएं कि उन्होंने क्या चीजें की। आइसलैंड 2008 के बाद उसने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया और जल्दी से अपने आप को रिकवर किया। आइसलैंड की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए पॉलिटिकल विल थी, पाकिस्तान के पास वीक पॉलिटिकल विल है। अब पाकिस्तान के जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, ई गवर्नेंस के जो हम मैकेनिज्म बात करते हैं, पेपरलेस वर्किंग, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब जो लेटर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लिखना होता है, आई हैव टू सेंड अ लेटर, ड्राफ्ट करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। कहते हैं जी आप इसको भेजें, लेटर फिजिकली आएगा तो हम उसकी वैल्यू देखेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट लिखना हो या कोई भी हमने चीज सबमिट करनी हो, सो वी हैव टू गो विद द पेपर, प्रिंट करें, उसमें पूरी रिपोर्ट दें और फिर उसको भेजें, बी इट टू द जुडिशरी, बी इट टू आवर हायर अप्स और एनी कोरेस्पोंडेंस जो करनी हो। So it should be on paperless working. Everything is now integrated with internet. So आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक इस तरह, जैसे SAP है सिस्टम, मोस्टली मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको SAP सॉफ्टवेयर का आइडिया होगा। आई डिड इंटर्नशिप इन एंग्रो फर्टिलाइजर्स और मुझे वहाँ पे आइडिया है इसका। मतलब डेली अगर कोई मैनेजर आता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डैशबोर्ड, भाई कौन सी मेल जाए, कहाँ पे भेजना है, टाइमलाइन क्या है, कौन से टास्क आपके रहते हैं, तो एवरीथिंग इज मैकेनाइज। इस वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये चीजें आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से में नहीं है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थी आइसलैंड में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उन्होंने की। तो पाकिस्तान की डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारी इकोनॉमी कंजप्शन लेड है, इंपोर्ट के पास फोकस है, एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं है। हमने टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा कोई मेजर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हमारी नहीं की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो आइसलैंड ने की और पाकिस्तान ने वो चीजें नहीं की। ठीक है, हमारे पास रीजनल इश्यूज भी तो है ना, हमारी रीजनल वॉलेटिलिटी भी है और आइसलैंड के पास ये नहीं। तो ये सिंपल आपका जो है वो इसका टॉपिक है। तो ये करवाने का पर्पस आज का ये था कि क्योंकि आईएमएफ एक इमर्जिंग टॉपिक है, मतलब जब भी आईएमएफ के साथ डील होती है तो अगले साल एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें एक चीज मैंने आपको देनी है, जो मैं अभी आपको दूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ, उसमें मैं इसके ऊपर वर्किंग करूंगा कि जो हमारे पिछले आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट थे उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा। वो लेक्चर्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, उसमें से डाटा निकाल लीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान का एक्सपीरियंस क्या रहा है पिछले आईएमएफ प्रोग्राम्स के साथ। इसके अलावा बाकी चीजें जो आईएमएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो सारी चीजें आपके लिए मैंने कवर कर दी हैं। अब मेरे ख्याल से आज हम यही टॉपिक करेंगे, कल से हम मिडिल ईस्ट स्टार्ट करते हैं, आज इसी पे रखते हैं। I will not bother if I have to take extra classes other than जो 4 weeks की आपके साथ एग्री किया गया। अगर इससे एक दो ज्यादा भी लेनी पड़ी तो I will take these classes, but the main purpose of our classes is कि आपका सिलेबस कवर हो और आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए, आई होप कि यू शुड बी रेडी फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स कि आप उसको आंसर कर सकें। और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे में भी काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो ये चीज आपके लिए एडिशनल मटेरियल ऑलरेडी मिल जाता है। लास्ट ईयर तकरीबन 3-4 जो थे ऐसे टॉपिक्स आए CSS 2024 में, बल्कि इससे भी ज्यादा थे, और CSS स्पेशल में भी वो टॉपिक आए। ठीक है, तो ये चीजें आपने सिर्फ जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि ये जी करंट अफेयर्स के लिहाज से थोड़ा हल्का टॉपिक है,
तो आपने फिर भी उसको फोकस करना है, लाजमी इसको तैयार करना है, क्योंकि अगर ये मटेरियल आप खुद से इकट्ठा करने की कोशिश करें, जो कि आप डेफिनेटली करें, तो आपका पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे वीक्स इसके ऊपर लग जाते हैं। एक तो जो बेसिक स्टूडेंट होता है बिगनर लेवल का, उसको अंडरस्टैंड करने में चीजें मुश्किल होती हैं, उसको हर चीज इंपॉर्टेंट। और जो मेच्योर स्टूडेंट होता है, जो कि काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी तैयारी कर रहा होता है, तो वो उसके लिए डिलेमा होता है कि यार ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पेपर को बेहतर करना है। तो इस कश्मकश में आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप अगर मेरे पास आए हैं तो इट्स माय जॉब एंड इट्स माय ऑब्जेक्टिव कि आपको मैक्सिमम चीजों को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि आप अपना फोकस बाकी सब्जेक्ट्स पे करें, राइटिंग प्रैक्टिस पे करें, इन चीजों को याद करने के लिए करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको जरूरत होगी। ठीक है जी। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि अभी तक जो हमने गए हैं 2 वीक्स, एट दिस इज द 9th क्लास, कैसा अभी तक जा रहा है काम, आपको अच्छी लगी है नहीं लगी, जो भी है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है जी। आप जिसमें मैंने कहा है ना टेक्स्ट हियर, उस पर क्वेश्चन आप टेक्स्ट भेजें, और जिसकी कोई क्वेश्चन हैं जस्ट रेज योर हैंड। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है सीरियस? या एक चीज मैं समझ सकता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है या आपको सब समझ आ गया या आपको कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज देयर इज नो नथिंग मीन बिटवीन। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ समझ नहीं आया, आई कैन अंडरस्टैंड देम। जी इकरा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर लेक्चर तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझ आ गया, मगर मुझे एक जनरल प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में पूछ सकती हूँ आपसे? जनरल प्रॉब्लम अदर देन करंट अफेयर्स? जी सर। अच्छा, वो मैं अभी आपसे लेता हूँ, पहले मैं जरा करंट अफेयर्स वालों का पूछ लूँ, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जिसके जनरल इश्यूज हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। ओके। टॉपिक की लेंथ किसी ने पूछा कितनी होनी चाहिए, तो तकरीबन 8 पेज आपका जो है एक आंसर शीट का होना चाहिए। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया कि आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है। यस, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आईएमएफ के पास जो पैसे आते हैं ना, वो जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है आईएमएफ के जो फंड्स हैं। अब इस पे जो मेजर शेयर है वो यूएस का है, बाकी कंट्रीज बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं, आईएमएफ का फंड बनाते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ के पास पैसा, इट इज नॉट अ बैंक, इट इज अ बेसिकली फंड। जिस तरह आप एक ट्रस्ट फंड करते हैं, कोई भी क्लास फंड बना लेते हैं, तो मेंबर कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यू जस्ट नीड टू नो कि मेंबर कंट्रीज इसके हैं वो इसके अंदर फंडिंग कर रहे होते हैं, और जो मेजर सोर्स आता है वो आपका यूएस की तरफ से आता है। अच्छा, आईएमएफ के ऊपर क्रिटिसिज्म काफी से चल रहा है, लेकिन बेसिकली आपके पास अभी तक कोई ऑल्टरनेट नहीं आया आईएमएफ के अलावा। ठीक है, तो इस वजह से आईएमएफ को रिप्लेस कोई अगर दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम हो, जैसे ब्रिक्स अगर कोई लेके आता है, या एस सार्क या एससीओ के अंदर आता है, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव जो कि आईएमएफ को रिप्लेस कर सके। तो क्रिटिसिज्म तो रहता है, लेकिन ये बेसिकली एक्सपोर्ट भी तो प्रोवाइड कर रहा होता है कंट्रीज को। अच्छा, रुहेल किसी ने पूछा कि हम आईएमएफ के पास इतने इश्यूज हमने देखे, तो क्या हम डिफॉल्ट ना हो जाएं? तो भाई अगर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे ना, तो आपका बाकी जो आपके मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट आए, आप एक्सपोर्ट करें या आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके, बिल्कुल आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें जो है वो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ट्रेड करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो डिफॉल्ट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनी इंटरनेशनल कंट्री हु इज डीलिंग बिजनेस विद अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। आपने अपना जो है वो बजट डेफिसिट कहीं ना कहीं से पूरा करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते तो फर्दर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके नहीं रहती, बैंकिंग चैनल पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, सैंक्शंस लग जाते हैं, एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं इंटरनेशनली। तो ये चीजें इसकी होती हैं। मुबशिर, व्हाट इज मुदस्सिर, व्हाट इज योर क्वेश्चन?
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हमने पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लिया है उसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली तो पाकिस्तान हमेशा श्रिंक हुआ है, क्योंकि आपके जितने अमाउंट आप उनसे रिसीव कर रहे हैं उसके फॉर्म पे डबल टैक्स भी आप पे कर रहे हैं, और मतलब इन फॉर्म ऑफ उसको भाई आपको इंटरेस्ट के अंदर जो है ना आपको हैवी वो देना पड़ता है इंटरेस्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिसीज, ऐसा कोई सर कभी पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ इस तरीके से तो नहीं जा सकता? हाँ, उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि जो मेयर्स आपको इकोनॉमिक इश्यूज वाले लेक्चर में वे फॉरवर्ड में बताए थे ना, हमें वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म मेयर्स है जो हमें करने होंगे कि अपनी जो आपकी डेट रीपेमेंट्स हैं जो आपके फर्दर 2 to 3 years उसको आपको सिक्योर करना होगा अदर देन आईएमएफ बायलैटरली विद फ्रेंडली कंट्रीज, और फिर अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज पे काम करें। आयरनी विद पाकिस्तान इज दैट कि हम अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज पे काम नहीं करते, टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ाया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सॉरी एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया कि भाई आप इंपोर्ट बंद कर दी, टैरिफ लगा दिए, इससे आपकी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं हुई बल्कि इनएफिशिएंसीज बढ़ गई। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर नहीं किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं किया, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाया, पॉपुलेशन को ट्रेन नहीं किया, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं बनाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को नहीं रोका। तो ये सारी चीजें आईएमएफ ने तो नहीं करनी, ये तो हमने करनी। तो इट मींस कि आईएमएफ अगर हम जाएंगे तो इट्स आवर डिसीजन, ठीक है, कंसीडरिंग कि आईएमएफ आपके लिए कितना जो है वो इशू क्रिएट करता है, बट इट इज नॉट आईएमएफ हु इज रिस्ट्रिक्टिंग यू कि भाई आप सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव ना करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें, या अपनी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को प्रमोट ना करें, इनएफिशिएंसीज को खत्म ना करें। आपको आईएमएफ ने नहीं कहा था कि इतने एक्सपेंसिव आप आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट करें। तो ये चीजें हमारी अपनी चीजें की गई हैं और इसका हम ब्लेम आईएमएफ पे नहीं डाल सकते, कंसीडरिंग आईएमएफ ने तो आपको प्रोटेक्ट करना है और उसने अपने पैसे लेने हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम अपनी चीजें जब तक खुद ठीक नहीं करेंगे तो बाहर वाले आपको ठीक नहीं करके देंगे, ठीक है। तो इट इज योर एंड नॉट द आईएमएफ जो कि आपको इशू क्रिएट करता है। समवन इज सेइंग कि ज्यादा क्वेश्चन ना लें, सबको समझ आ जाएगा आज का टॉपिक। तो अच्छी बात है, सबको समझ आनी चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स पास होंगे, आप नाम रोशन करेंगे अपना, अपने घर वालों का, फैमिली का, अपने पूरे रिश्तेदारों का, और मेरा भी। अगर कोई क्रेडिट मुझे देगा कि भाई मैंने कुछ चीज़ समझाई थी, तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी और आप उसको इजीली आंसर दे सकेंगे। तो ये चीजें आपको वहां पे भी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो अब आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, अगर किसी एक दो स्टूडेंट का जनरल क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है।